आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे और इसमें जो है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 2 नंबर का प्रॉब्लम्स आता है आप लोग के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में खास करके। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाए थे, जल्दी से रिकॉल कर लेंगे हम लोग। पहला था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन था, दूसरा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, तीसरा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, और फ्रैक्शनल ऑर्डर। याद है मैंने आपको अभी तक जो बताया है उसमें ऑर्डर निकालने का 2 मेथड बता दिया। अब एक सवाल ये आया कि सर ऑर्डर निकालने का 2 मेथड कैसे बताया? तो एक तो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम कर देते हैं तो ऑर्डर पता चल जाता है। नहीं, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था? एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन था। और दूसरा जो यूनिट हम लोग निकालते हैं बच्चों, है ना, वो भी ऑर्डर बता देता है। जैसे अगर मान लो किसी रिएक्शन के साथ दिया रहे कि यूनिट इसका सेकंड इन्वर्स है और आपसे पूछे कि भाई ये कौन सा ऑर्डर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यूनिट को देख करके भी ऑर्डर निकाल सकते हैं बच्चों। तो कुल मिला करके हम लोग ऑर्डर 2 तरह से निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है। तो बोर्ड को देखने से पहले अपने आप एनालाइज कर लो कि मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 2 मार्क्स का ये प्रॉब्लम्स आता है। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, याद है ना? रेट लॉ एक्सप्रेशन के लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन के पावर को सम कर देते थे तो मॉलिक्यूलरिटी होता था। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन था। याद करो, हम लोग रिएक्शन को देख करके, है ना, लिख सकते थे, उसमें कोएफिशिएंट को पावर में बदल देते थे। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये सही हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। दूसरा जो है ऑर्डर कैसे निकालते थे बच्चों? जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन था जिसको रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, उसके पावर को सम करते थे तो ऑर्डर निकल जाता था। ये एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन हुआ करता था। फिर मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम में एक रिएक्टेंट जितना कॉलिजन शो करता है, जिसमें इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कॉलिजन दोनों आ जाता है, वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है बच्चों। और ऑर्डर क्या होता है कि सिर्फ वही, है ना, कॉलिजन को काउंट करते हैं जो इफेक्टिव कॉलिजन होता है ना। तीसरा क्या था कि ऑर्डर 0 भी हो सकता था, है ना, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं होगी। उसी तरह ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए थे कि फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो यही मेन कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, देख लेते हैं बारी बारी से पढ़ के। इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ LMA, LMA मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन, और यहाँ देखिए इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ RLE, RLE मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज़ द काउंटिंग ऑफ टोटल कॉलिजन, इफेक्टिव एज वेल एज नॉन इफेक्टिव कॉलिजन शोन बाय रिएक्टेंट इन ए पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम में जितना रिएक्टेंट कॉलिजन शो कर रहा है वो उसमें इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव दोनों काउंट होगा, वो मॉलिक्यूलरिटी होगा। ऑर्डर क्या होता है बच्चों? सिर्फ इफेक्टिव कॉलिजन के काउंटिंग को कहते हैं। ठीक है, ऑलवेज मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर में होगा, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इसी तरह ये 0 कभी भी नहीं होगा, ये 0 होगा, 0 भी हो सकता है इनफैक्ट। और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है, 2 मार्क्स का ये प्रॉब्लम्स आता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर यही सवाल कंपटीशन में पूछा जाए यहाँ से तो कैसे पूछेगा। मैंने 2 सवाल दिए हैं, एक JEE में पूछा गया है, एक नीट में पूछा गया है ना, MU में मेडिकल में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डर इज़ नॉट करेक्ट, यानी ऑर्डर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, इट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, सही है या गलत है सोचिए। सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन डिफरेंशियल रेट लॉ, यानी ये सम ऑफ द पावर ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ होता है। ठीक है, तीसरा है, इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी इससे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का से कोई असर नहीं पड़ता। और ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कौन सा बात सही नहीं है। तो ये जो लास्ट आप देख रहे हैं, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो ये तो गलत है, क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन एक और है जो MU मेडिकल में शायद आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 है, ऑर्डर इज़ ऑलवेज हैव इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ऑर्डर हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज़ प्रपोज्ड इज़ ऑलवेज फाइनल,
जो रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं जो हमेशा एक ही फाइनल होता है, मतलब सही होता है। दूसरा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ मल्टी स्टेप, यानी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मल्टी स्टेप का होता है। और चौथा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्ट इवन विदाउट नोइंग RLE, यानी नोइंग RLE मतलब अगर RLE हमको ना भी मालूम हो तो भी है ना हमको पता चल जाएगा ऑर्डर। और आपको खोजना है कौन सी बात है इसमें सही है। तो हमेशा इंटीजर होता है, ये गलत है क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी आता है। मैकेनिज्म जो है हमेशा जो दिया जाएगा वो सही होगा, ये तो गलत है क्योंकि आपको याद होगा एक मैंने क्वेश्चन करा था, 2 मैकेनिज्म दिया हुआ था तो उसमें से एक मैकेनिज्म सही था, एक मैकेनिज्म गलत था। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन मल्टी स्टेप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ मल्टी स्टेप, यानी जीरो ऑर्डर मल्टी स्टेप होता है। अब बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, तो मल्टी स्टेप होने का कहाँ सवाल आता है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं किया तो मैकेनिज्म का कोई मामला ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा था करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली ये चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्ट इवन विदाउट नोइंग RLE, RLE के बिना भी ऑर्डर पता चल जाएगा। आप बोलेंगे सर RLE के बिना कैसे पता चलेगा, तो याद करो मैंने क्या कहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कई जगह तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन सही भी होता है, तो उस लिहाज से वहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम भी हो जाता है, नहीं, तो इस लिहाज से ये सही है। चलिए अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे रेट इनिशियल मेथड टू और इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको याद होगा अभी तक हमने जो ऑर्डर निकाला है वो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कैसे निकाल सकते थे, याद करो, रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम कर देते थे। और दूसरा कैसे निकालते थे बच्चों, जब हम यूनिट को देख लेते थे तो भी ऑर्डर निकल जाता था। लेकिन इन सारे मेथड में एक प्रॉब्लम ये था कि अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो रिएक्शन के अंदर, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो फिर उसमें ऑर्डर निकालना मुश्किल होता है। तो फिर इसलिए एक नया मेथड अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेट इनिशियल मेथड, या इसको इनिशियल रेट मेथड कहते हैं, जिसमें हमको ऑर्डर निकालना है। मतलब दिस इज़ द थर्ड मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इस मेथड में क्या होता है, इसको पहले समझ लो क्योंकि ये थ्योरेटिकल मेथड है। इसमें क्या होता है कि एक ही रिएक्शन को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कराते हैं। तो बात को समझो क्या बोल रहा हूँ, रिएक्शन एक ही है लेकिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कराया जा रहा है। अब बोलोगे सर रिएक्शन एक है तो एक्सपेरिमेंट अलग अलग कैसे है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट अलग इस तरह से है कि उसमें जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो अलग अलग होगा। जैसे ये एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन है, देखिए 2NO + Br2 गिव NOBr, यानी 2NO जो है Br2 से रिएक्शन करके NOBr बना रहा। ये एक ही रिएक्शन है और देखो 3 एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंटल 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3। अब देखो ये तीनों एक्सपेरिमेंट अलग कैसे, ध्यान से देखो, इसमें NO का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.10 है और Br2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी 0.10 है। तो अब उसी तरह से सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.20 है और Br2 का 0.10 है। उसी तरह इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.20 है और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.30 है। तो देखो इसमें रिएक्टेंट का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो अब देखो अगर रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि देखो इसका जो इनिशियल रेट है वो अलग अलग है। देखो इसमें 1.3 × 10⁻6 है, इसमें 5.2 × 10⁻6 है, इसमें 1.56 × 10⁻5 है ना। यानी एक ही रिएक्शन को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और जब एक ही रिएक्शन को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कराते हैं बच्चों, तो इसमें फ़र्क क्या आता है बच्चों कि इसमें इनिशियल रेट जो है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है रेट इनिशियल मेथड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली अलग अलग लिया गया है और जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लेते हैं बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर क्या है, तो ये एक बेसिकली क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि इसमें ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है क्वेश्चंस कैसे आता है और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें देखो बच्चों 2 तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है जो मैंने दिखाया है, इसमें
रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देख करके ही हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, है ना, ऑर्डर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जरा बोर्ड हम मिटा लें, ठीक है, तो आपको दिखा देंगे। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना दे करके, इसमें क्या करेगा कि इसमें थ्योरेटिकली, है ना, सवाल को पूछेगा। ठीक है, और थ्योरेटिकल सवाल जब पूछेगा तो यही बात जो इसमें लिखी हुई है एक्सपेरिमेंटल डाटा में, उसको थ्योरेटिकली, है ना, बात को बताएगा और फिर आपसे पूछेगा ऑर्डर निकालो। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें कैसे निकालते हैं ऑर्डर पता कर लेते हैं। पहले आप फिर से समझ लो क्या है रेट इनिशियल मेथड। इसमें एक ही रिएक्शन को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कराया जाता है। तो रिएक्शन एक ही है तो एक्सपेरिमेंट अलग अलग कैसे हुआ, तो इसमें रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लिया गया है। तो इससे क्या होगा बच्चों कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो अलग अलग रेट होगा तीनों में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, और क्योंकि हमको ऑर्डर निकालना है तो इसका मतलब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आर इक्वल टू के एनओ का पावर एक्स, है ना, क्योंकि एनओ रिएक्टेंट है, और Br2 का पावर वाई। ये एक्स और वाई का तो वैल्यू निकालना होगा ना, तभी ऑर्डर निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर ही इसके पावर में एक्स ला देते हैं इधर, यानी जो एनओ का है सबके लिए एक्स मान लेते हैं पावर में, और इसका पावर वाई मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब क्या किया कि हमको देखना है कि किस इक्वेशन को किससे डिवाइड करें जिससे कि हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाए। तो देखिए, अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो देखिए मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, 0.20 अपॉन 0.10 का पावर एक्स, ठीक है, और 0.10 अपॉन 0.10 का पावर वाई, और इक्वल टू क्या होगा 5.2 इंटू 10 टू पावर -6, और क्या होगा 1.3 इंटू 10 टू पावर -6 होगा। तो ये कट जाएगा और ये क्या होगा 2 टू द पावर x, और ये क्या होगा 13 चौके 52, है ना, 13 से कट जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर सेम हो जाता है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी एनओ के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हमको निकल गया, यानी कि एनओ के रेस्पेक्ट में, है ना, एनओ के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आ गया। अब हमको क्या देखना है कि y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो y का वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, तो अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो देखेंगे 0.20 अपॉन 0.20 का पावर x, ठीक है, 0.30 अपॉन 0.10 का पावर y इक्वल टू 1.56 इंटू 10 टू पावर -5, और ये हो जाएगा 5.2 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये कट गया, और ये क्या होगा 3 का पावर y, और ये क्या होगा 52 चौका यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 52 चौका होगा, इसका मतलब कि अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि जब हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये कट गया और ये 3 का पावर y आ गया और ये 3 आ गया। ये मैंने 4 गलती से बोल दिया था, मैंने सही कर लिया इसको। 52 3 से ही कट जाएगा ये, तो बेस कॉमन हुआ तो पावर क्या होगा y इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। तो अब इसमें कह रहा था कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, और y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि x और y का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो इसका r इक्वल टू क्या होगा k NO का पावर क्या होगा बच्चों 2, और Br2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इसका ऑर्डर निकल गया, इसका रेट लो एक्सप्रेशन निकल गया। अब इसमें एक बात और भी कह सकता है कि इसमें रेट कांस्टेंट निकालो। क्या निकालो, रेट कांस्टेंट, यानी k का वैल्यू निकालो। तो हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे सोचो ज़रा। तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों कि इसमें से कोई एक इक्वेशन उठा लो, पूरा ध्यान से देखना, ये 3 एक्सप्रेशन है, कोई एक उठा लो और इससे रेट लो एक्सप्रेशन पे डाल दो।
तो R, अब देखो पहला वाला उठा रहे हैं तो R की जगह क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, जो रेट है यहाँ लेकिन यहाँ पुट कर दिया। और K, ठीक है, और NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.10 का पावर 2। अब Br2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लेंगे, ये भी ले लेंगे 0.10, क्योंकि यहाँ से 0.10 ही है ये। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर जो होगा बच्चों, अगर हम उसको देखेंगे तो इसका आंसर 1.3 इंटू 10⁻³ होगा। 1.3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग एक प्रॉब्लम और बना लेते हैं तो बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब देखो बच्चों, एक और प्रॉब्लम है, सेम उसी तरह का है। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें 2NO2 + F2 है और 2NO2F बना रहा है, और इसमें 3 एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन को परफॉर्म कराया गया बच्चों। तो इसमें एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 देखो, यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.20 है, इसमें 0.05 है और इनिशियल रेट 6.0 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में बच्चों 0.40 और 0.05 और ये इसका इनिशियल रेट है। उसी तरह 0.80, 0.10 ये इसका इनिशियल रेट है। ठीक है, अब बोलता है कि ये इसका ऑर्डर निकालो। तो ये 3 चीज़ें निकालने को कह रहा है बच्चों। एक तो ऑर्डर निकालने को कह रहा है, दूसरा RLE यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने को कह रहा है, और तीसरा कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इतना ले लें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। ये 3 बातें पूछ रहा है इसमें। तो ठीक उसी तरह से जैसे हमने किया था, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 एक्सप्रेशन मान लेते हैं, है ना, और हम देखते हैं कि किस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें जिससे x और y का वैल्यू पता चल जाए। तो देखो इक्वेशन 2 को, देखो इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको 1, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। देखो तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आ जाएगा। अब आइए हमको y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन 3 को देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 2 और x का वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना। ठीक है, ऑलरेडी x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, देखो। ठीक है, तो x का वैल्यू जब हम निकाले हुए थे तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, या x का वैल्यू 1 होगा, ये 2 नहीं होगा बच्चों, ये गलती से लिख दिया है। 2 टू पावर x है तो बेस कॉमन होगा तो पावर सेम हो जाए, तो x = 1 हो जाएगा। अब यहाँ x का वैल्यू 1 है, 2 गलत बोल दिए थे मैंने। अब देखो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो सोचो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों। तो x का वैल्यू कितना निकाला था हमने, 1 निकाला था, और y का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, ये भी 1 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2 हो जाएगा। अब इसका RLE लिखना है यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो R = क्या हो जाएगा R K, और NO2 का पावर क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा, और F2 का पावर भी 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये RLE समझ में कैसे आया। अब यहाँ पर एक और सवाल इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ अगर कॉन्सेंट्रेशन ये है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताएंगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से नहीं उठाना है, यहाँ अलग से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हमें यहाँ पर R का वैल्यू जो है ये निकालना है। तो अब सवाल ये आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ RLE तो दिया हुआ है, ठीक है, और RLE दिया हुआ है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, NO2 का कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे, F2 का कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे, इसमें से किसी एक, इसमें से जो गिवन डाटा है उसमें से उठा के हम पुट कर देंगे बच्चों। और यहाँ पर K का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो याद रखो कि इसमें से कोई एक डाटा उठा देंगे तो कोई एक इक्वेशन पूरा ले लेंगे तो K का वैल्यू निकल आएगा। जैसा हमने पिछले सवाल में बनाया था कि इसमें से क्या किया था, रेट ये ले लिया था और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का ले लिया था तो K निकल आया था, और वही K यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे और कॉन्सेंट्रेशन का जो डाटा है बच्चों यहाँ जो गिवन है उसको यहाँ पुट कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या कह रहा है ये, तीसरा कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालने को कह रहा है इस कॉन्सेंट्रेशन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, जब हमको R निकालना है तो ये और ये पता होना चाहिए और ये भी तो पता होना चाहिए। तो NO2 और F2 का कॉन्सेंट्रेशन तो सवाल के साथ दिया हुआ, देखो 0.50 0.60 दिया हुआ, तो उसको उठा के रख दिया। लेकिन ये तभी निकल सकता है जब K मालूम हो। अब K कैसे निकालेंगे, तो कोई एक इक्वेशन पूरा उठा लो, इसमें ये वाला फर्स्ट इक्वेशन अगर ले लेंगे तो R = क्या आ जाएगा K, वही सेम एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन इस डाटा को पुट करके हम लोग इनिशियल रेट लगा के K निकाल लेंगे और फिर K यहाँ पुट कर देंगे
तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे जो सवाल में दिया हुआ है बाद में उसको रख देंगे तो आर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो इसको एक बार आप लोग खुद से बना के देखिएगा। ये जो सवाल आता है ये बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का सवाल आता है। अब मैं आपको बताने कि कंपटीशन में कैसे सवाल आता है। तो ये जो सवाल है ये तो एक्सपेरिमेंटल है, दिया हुआ डाटा इसके हिसाब से निकाल दिया। नीट में कई बार एक्सपेरिमेंटल इस तरह से डाटा दिया भी रहता है और सवाल निकालने को कहता है। जैसे 2014 का या 15 का नीट का सबसे पहला क्वेश्चन यही से आया हुआ था, ये उठा करके दे दिया था और ऑर्डर निकालने को कह रहा था। लेकिन अब इसी में जो है नीट में और जेईई में इसी सवाल को जो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना दे करके कहानी सुना करके आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर निकालो। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। दिया हुआ कि एक रिएक्शन है जिसमें A+B प्रोडक्ट बना रहा और इट इज़ ऑब्जर्व दैट A+B प्रोडक्ट बना रहा, तो इसमें उसने ऑब्जर्व किया नंबर 1 ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यानी A का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दें, ठीक है, ऑनली सिर्फ A का कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। और फिर दूसरा पार्ट कह रहा है कि ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B, A और B दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो बोलता है कि इसमें द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, यानी इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। अब देखो बच्चों, ये जो है सवाल को फिर से समझ लो तो आपको बात फिर से है ना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बोल रहा है कि A+B प्रोडक्ट बना रहा है, A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो उसमें 2 ऑब्जर्वेशन उसने लिखा है। पहला लिखा है कि अगर सिर्फ A का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, ठीक। और अगर A और B दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा। तो फिर बोलता है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो देखो हम इसको, जैसे ये एक्सपेरिमेंटल था तो इसको ठीक इसी तरह से इमेजिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर X यहाँ पर ले लेते हैं, A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर A और B ले लिया, ठीक है। तो पहली बार जो एक्सप्रेशन आएगा क्या होगा, R = KA B, ठीक है। A रिएक्टेंट है, B है और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और B है। और जब दूसरी बार इसको परफॉर्म कराया तो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या किया, A के कॉन्सेंट्रेशन को देखो डबल कर दिया, देखो 2A कर दिया है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इनिशियली A और B ले लिया है। अब इसमें क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन को A को डबल कर दिया, तो देखो 2A ले लिया और B में कोई चेंज नहीं है तो B वही रहेगा। उसी तरह से फिर क्या कर रहा है, दूसरे बार में कह रहा है कि दोनों को डबल कर दिया, देखो 2A और 2B है ना। अब देखो पावर तो सब में x होगा, इधर वाले में उधर वाले में y होगा। तो उसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ किया था, बात को समझ लो, यहाँ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ था, यहाँ पर एज्यूम करना है। मेरी बात समझो क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम इस बात को, अगर तुम बात समझ नहीं पा रहे हो तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि आप जो बात एक्सपेरिमेंटली लिख रहे थे वो बात उसने थ्योरेटिकली बोली हुई है। जैसे मैं इसको डाटा में ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ तो बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर A और B रिएक्टेंट था, ठीक है बच्चों, और इसका इनिशियल रेट R था, मान लो R है, ठीक। तो पहली बार A और B ही था और रेट R था, ठीक है। दूसरी बार क्या हो गया, ये डबल कर दिया और ये वही रखा तो ये 2R हो गया। और तीसरी बार क्या हो गया, ये 2A कर दिया और ये 2B कर दिया तो ये 8R हो गया। तो देखो इसी तरह से जैसे अभी सवाल बना है, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब हमको देखना है इसका पावर x ले लेते हैं, देखो ध्यान से, इसका पावर x ले लेंगे और इसका भी पावर y ले लेंगे। तो जैसे अभी एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ था तब तो हम समझ गए थे, तो वही बात तो हमने किया, जो बात वहाँ न्यूमेरिकल डाटा दे के कह रहा है इसी बात को हम लोग थ्योरेटिकल हमने कंसिडरेशन में ले लिया हुआ, ठीक है। अब देखते हैं किसी क्वेश्चन को किससे डिवाइड करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू पता चल जाएगा। तो उसका सिंपल तरीका ये है बच्चों कि आप क्या करेंगे, इसको कि इसी तरह से इसको परफॉर्म करा सकते हैं। तो इसमें जो है आंसर आएगा R = KA और B का पावर 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेंगे बच्चों। और इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स आपके बुक में दिया हुआ है तो इसको आप ज़रूर बना के देखेंगे। तो एक तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो डाटा दिया हो वो कर लेंगे, एक थ्योरेटिकल सवाल पूछता है तो वो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। तो इसको आप लोग बना के देखिए, ठीक है। और हमने आपको ऑर्डर निकालने का 3 तरीका बता दिया, ध्यान से सुन लो। 3 तरीका, पहला रेट लॉ एक्सप्रेशन के पावर को सम करते हैं तो वी विल गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दूसरा यूनिट ऑफ जो यूनिट देख करके ऑर्डर पता चल जाता है। तीसरा इनिशियल रेट मेथड से, इसमें क्या था कि एक ही रिएक्शन को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करा रहे हैं
और इसमें एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वो अलग अलग है, तो उससे हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें दो तरह से सवाल पूछा जाता है, एक तो एक्सपेरिमेंटल डाटा देके पूछेगा जो अभी मैंने बताया एक्स और वाई के फॉर्म में, और इसी सवाल को थ्योरेटिकली अगर पूछेगा जेई में, नीट में, तो वो ऐसे पूछ सकता है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप इसी फॉर्म में देखो मैंने कर दिया है, बना के दिखाया है, तो इसको आप लोग एक बार खुद से बना के देखिएगा। और इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं आपको जेई के और नीट के क्वेश्चंस में, तो आप जाके देखेंगे तो आपसे बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस।